गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज दिल्ली जाएंगे सुक्खू, मंत्रिमंडल गठन पर होगी चर्चा। धर्मशाला में 4 से 6 जनवरी तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल गठन की चर्चा के बीच ही वह सोमवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। उनका देर शाम दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। विधानसभा सत्र के दौरान हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। दिल्ली जाने से पहले प्रतिभा के घर पहुंचे नववर्ष की दी बधाई। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद मंत्रियों पर स्पष्ट होगी स्थिति। मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाना है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किन जिलों से बनाए जाते हैं, यह काफी अहम रहेगा। दुख होता है, भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा। सीएम आर डी धीमान ने ली मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ। दुख होता है, पूर्व भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा। पता नहीं ऐसा क्या डर था। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राजभवन में रविवार को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों के बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पूर्व सरकार ने पता नहीं किस घबराहट में यह पद खाली रखा। अब किसी भी संवैधानिक संस्था के पद खाली नहीं रह सकते। पर्यटन को बढ़ावा देने को ओपन पॉलिसी लाएगी सरकार। सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट सत्र में ओपन पॉलिसी लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर्यटन राज्य है। देश विदेश से लोगों लाखों मेहमान यहाँ घूमने आते हैं। सरकार यह प्रयास करेगी कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। अनाथ बच्चों को मेडिकल और आईआईटी की पढ़ाई करवाएगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में अब अनाथ बच्चे भी डॉक्टर व इंजीनियर बनने का स्वप्न पूरा कर सकेंगे। निराश्रित के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को नव वर्ष के पहले दिन इस वर्ग के लिए एक काफी बड़ी योजना आरंभ करने की घोषणा की है। भारत अगले वर्ष लॉन्च करेगा अपना पहला मानव मिशन गगनयान। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष व अनुसंधान संगठन भारत का पहला आत्मनिर्भर मानव मिशन गगनयान वर्ष 2024 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी वजह से 2024 में भारत पहला आत्मनिर्भर गगनयान मिशन अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा हासिल की जा रही उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम को वर्ष 2022 में आगे बढ़ाने का विचार था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार। इस साल जमीन पर दिखेगा असर। नीति से जुड़ी 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी सिफारिशों पर इस वर्ष होना है काम। पीएम श्री स्कूल व स्कूली शिक्षा का नया नया कार्यक्रम होगा तैयार। 4 वर्षीय नए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरुआत। विद्यार्थी को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने व शुरू करने के विकल्प मिलेंगे। नोटबंदी के विरुद्ध याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज। 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने से सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को फिर खुल रही शीर्ष अदालत में जीएसटी एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। जस्टिस नज़ीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ई कचरा प्रबंधन के नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। सख्ती। ई कचरा पैदा करने वाले उत्पादों को तय होगी जवाबदेही।
देश में ई कचरे की समस्या जिस तरह से विस्फोट बन रही है, उसे देखते हुए वर्ष 2023 इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से काफ़ी अहम होगा। आगामी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ई कचरे के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू कर रही है। 2023 में जारी होगी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार। राजीव सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निराशा और चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के जरिए भारत की डिजिटल शक्ति वर्ष 2023 और अगले 5 वर्षों में काफ़ी बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की 1,000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की संकल्पना निर्विवाद है और पहुंच के भीतर है। राजौरी के हिंदू बहुल इलाके में आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 3 की मौत। दहशत, गांव के 3 घरों को बनाया निशाना, 10 भी घायल। जम्मू संभाग के राजौरी में नए साल के पहले दिन रविवार को आतंकियों ने हिंदू बहुल इलाके में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 3 लोगों की हत्या कर दी। हमले में 10 अन्य लोगों को भी गोलियां लगी है। सभी को जीएमसी राजौरी में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागे। सुरक्षा बलों का पूरा क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। वहीं आतंकी वारदात के बाद जिले में लोगों में भारी आक्रोश है। 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, लागू हुई नई खाद्य सुरक्षा योजना। देश भर में 5.33 लाख राशन दुकानों के जरिए होगी क्रियान्वित। पूरे सप्ताह राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे एफसीआई के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी। गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की नई खाद्य सुरक्षा 1 जनवरी से देश भर में लागू हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले अनाज में अब कोई भी पैसा नहीं वसूला जाएगा। योजना के अमल को पुख्ता करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर अधिकारियों को मौका मुआयना करने का निर्देश दिया गया है। नौकरी के नाम पर 5 राज्यों के 50,000 युवाओं को ठगा। नौकरी के नाम पर ठगी करने के देश में अब तक के सबसे बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए ओडिशा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने अलग अलग राज्यों के 50,000 से अधिक युवाओं को अपना शिकार बनाया है। गैंग का संचालन यूपी के अलीगढ़ से हो रहा था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड बीटेक पास 25 साल का जफर अहमद है। पुलिस ने उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। उड़ीसा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रविवार को नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। कंवर से पूछताछ जारी, उमा का पिछला रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जेओआईटी प्रदेश पेपर लीक मामले में चौथे दिन रविवार को भी पूर्व सचिव जतिंदर कंवर से विजिलेंस टीम ने कड़ी पूछताछ की। विजिलेंस की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेणु शर्मा के मुताबिक आयोग में भर्तियों से पेपर लीक मामले से संबंधित सवाल जवाब कंवर से किए गए। वहीं एसआईटी ने रविवार को आयोग की वरिष्ठ सहायक आरोपित उमा आजाद के पिछले मामले की फाइल भी कब्जे में ली है। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप, जांच मांगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले में सरकार के सख्त रवैये के बाद अब अन्य भर्तियों की जांच की मांग भी उठी। छात्र संगठन एसएफआई ने रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में शिक्षक भर्ती की जांच के लिए हाई कोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग की है। 5 से हिमपात, वर्षा की संभावना।
प्रदेश में रविवार दोपहर बाद घने बादल छाने के बावजूद वर्षा नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी पर नरम हो सकता है आरबीआई। अब एक वर्ष पहले की तरह क्रिप्टो को पूरी तरह से बंद करने जैसे सुझाव नहीं दे रहा केंद्रीय बैंक। क्रिप क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के सख्त रुख में थोड़ी नरमी आने की संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो करेंसी के खतरे को लेकर आरबीआई के विचार में कोई बदलाव आया है। केंद्रीय बैंक अभी भी यह मानता है कि क्रिप्टो करेंसी भरोसे के काबिल निवेश विकल्प व वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह एक वर्ष पहले इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का सुझाव दे रहा था, वैसा सुझाव अब नहीं दे रहा। दिसंबर में 1.49 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह 1,49,507 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2021 के मुकाबले इसमें करीब 15% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष के शानदार जीएसटी संग्रह को देखते हुए वित्त मंत्रालय का यह भरोसा बढ़ा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% न सिर्फ हासिल होगा, बल्कि घाटा इस स्तर से कुछ कम भी रह सकता है। प्रत्यक्ष कर संग्रह की स्थिति भी ठीक बनी हुई है। हमारे कैदियों को रिहा करे पाक। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अपने जेल में बंद भारतीय कैदियों को बहुत शीघ्रता से रिहा करे। खास तौर पर पाकिस्तान में बंद भारतीय मछुआरों और उन भारतीय कैदियों को रिहा करने को कहा जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। भारत का कहना है कि कम से कम 2 भारतीय कैदी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कैद है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा कि उसके जेल में बंद 30 मछुआरे और 22 अन्य भारतीय कैदियों पर राजनयिक पहुंच प्रदान की जाए। हर वर्ष पहले दिन पारंपरिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने जेल में एक दूसरे देश के कैदियों की सूचना साझा की जाती है। इस सूची को साझा करने के साथ ही भारत ने उक्त बातें कही। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2008 के समझौते के तहत 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश अपनी अपनी जेलों में बंद दूसरे देश के आम कैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं। काबुल सैन्य हवाई अड्डे के पास बम विस्फोट में 10 की मौत। प्रतिद्वंदी आतंकी समूह दे रहे हैं तालिबान को चुनौती। तालिबान शासित अफगानिस्तान के काबुल के सैन्य हवाई अड्डे के पास रविवार सुबह हुए बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हवाई अड्डे की जांच चौकी के पास हुए जोरदार बम विस्फोट से पूरा सैन्य हवाई अड्डा दहल उठा। तालिबान ने एक अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में नए साल के पहले दिन यह सबसे खतरनाक विस्फोट हुआ है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नाफी ने बताया कि विस्फोट में सैन्य हवाई अड्डे का द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। यो टेस्ट और डेक्सा भारतीय टीम के चयन मानदंड में शामिल। बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में लिए गए अहम निर्णय। कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और एनसीए प्रमुख बीबीएल बीबीएल राहुल भी शामिल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय टीम के चयन के मानदंडों में यो फिटनेस टेस्ट को फिर से शामिल किया गया है। इसके अलावा डेक्सा हड्डी का स्कैन टेस्ट भी चयन के मापदंडों में शामिल किया गया। राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रायल्स में साइना भी नहीं लेगी भाग। राष्ट्रमंडल खेलों की 2 बार की चैंपियन साइना नेहवाल उन बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल है जो 14 से 19 फरवरी को दुबई में होने वाली
एशियाई टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाले राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेगी। धन्यवाद।